आइए दोस्तों देखते हैं अब इसी चैप्टर में अगला टॉपिक है एक्सपेक्टेड वैल्यू, फिर वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशंस। ठीक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही सिंपल है। बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे पूछे जाते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए। तो देखिए एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है उसको मीन भी बोला जाता है बहुत बार, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब मीन होता है। ठीक है, और उसको डिनोट कैसे करेंगे? ई ऑफ एक्स से, कैपिटल ई ऑफ एक्स, दैट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू। फॉर्मूला क्या होता है मैं आता हूँ उस पर। वेरिएंस जो है उसको लिए ऐसा हम यूज़ करेंगे, वेरिएंस ऑफ एक्स। फिर नेक्स्ट है थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशंस। कुछ टर्म है ये जो क्वेश्चंस में पूछते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालो, वेरिएंस निकालो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा। अब ये निकालते कैसे एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस ऑफ एक्स या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हम समझने के लिए एक क्वेश्चंस लेंगे जिसमें हमें क्या गिवन है। इस बॉक्स का नाम क्या है? तो देखो यहाँ पे पी ऑफ एक्स गिवन है, तो ये CDF है या PDF है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है, ऊपर वैल्यूज एक्स को डिनोट करें मतलब रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज, और नीचे उनकी करस्पॉन्डिंग इंडिविजुअल क्या है, प्रोबेबिलिटी। सभी 1/6 ही है। ठीक है, एडिशंस करके देखो 1 मिल जाएगा हमें। ठीक है, मतलब ये PDF है। क्या निकालना है हमें? इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है और वेरिएंस ऑफ एक्स निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकाले जाते हैं। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको कि जो करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज है और ये क्या है, रैंडम वेरिएबल, इनका मल्टीप्लिकेशन करो, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, ये x और ये p। तो p इंटू एक्स किया मैंने, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय रैंडम वेरिएबल, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, मतलब करस्पॉन्डिंग इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी और उसका ही करस्पॉन्डिंग रैंडम वेरिएबल, इनका मल्टीप्लिकेशन करके लास्ट में क्या करो, उनकी सारी की सारी एडिशंस। क्या कहा मैंने फिर से एक बार, प्रोबेबिलिटीज है, इसका मल्टीप्लिकेशन इसी के करस्पॉन्डिंग रैंडम वेरिएबल के साथ, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/6। फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके करस्पॉन्डिंग रैंडम वेरिएबल के साथ, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/6, फिर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/6। ये जो टर्म्स आई, अब लास्ट में जाके सारी की सारी ऐड कर दो, मतलब समेशंस कर दो, मतलब प्लस कर दो। वो जो एक नंबर आएगा वो होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू या फिर मीन, उसी को कहेंगे इट इज डिनोटेड बाय ई ऑफ एक्स। तो इसका क्या हुआ आंसर, समेशन ऑफ PI/XI, मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाय रैंडम वेरिएबल 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय रैंडम वेरिएबल 2, 3 मल्टीप्लाइड बाय है, समेशन है, तो सारी के सारी एडिशंस कर दो। तो क्या होगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/6 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/6 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/6। अब ये करने में बहुत आसान है, मुझे लिखने में वक्त लग रहा है, तो समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। 1/6 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा, 1/6। अब यहाँ पे बाय चांस 1/6 आया है, ऐसा नहीं होगा, कभी 1/6, 2/3, 6 ऐसे ही मिलेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा मैंने 1/6 का ही लिया था, तो डिनोमीटर सबका 6 है, तो मैंने ऐड कर दिया सबका डिनोमीटर। तो यहाँ पे क्या बचा, 1, फिर 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, और सारी की सारी जो एडिशंस है वो कितनी मिलेगी मुझे, 21/6, और 21/6 मतलब 7/2, और लास्ट में एक्सपेक्टेड वैल्यू का जो आंसर है 7/2 मतलब 3.5, ये मिला। ऐसे कैलकुलेट करना होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू, इसी का नाम क्या है, मीन। तो आई बात समझ में? ठीक है, अब सेकंड देखते हैं कि वेरिएंस ऑफ एक्स कैसे निकाला जाता है। तो वेरिएंस ऑफ एक्स के लिए जो फॉर्मूला है, वेरिएंस ऑफ एक्स के लिए वो फॉर्मूला क्या होता है, तो ये समझो, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर। दोनों में काफ़ी फ़र्क है, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, अब हम समझते हैं। ई ऑफ एक्स स्क्वायर, ई ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब क्या कि जैसे हम एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते थे वहाँ पे अब जहाँ पे रैंडम वेरिएबल होगा x, वहाँ पे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाइड करना है। यहाँ पे क्या किया था मैंने, x से मल्टीप्लाइड किया था, ये समझ में आ चुका है। अब हम वेरिएंस ऑफ x की बात करें, वेरिएंस ऑफ x निकालने के लिए मुझे दोनों की सब्ट्रैक्शंस करना होगा। किन दोनों की सब्ट्रैक्शंस करना होगा,
पहली टर्म माइनस दूसरी टर्म। दूसरी टर्म्स क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ई ऑफ एक्स, उसका क्या लेना होगा, स्क्वायर। तो ई ऑफ एक्स तो मेरे पास है, उसका सिर्फ स्क्वायर लेना है, लेकिन ये वाली टर्म माइनस करना है। किस में से माइनस करना है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर में से। अब ये क्या चीज़ होती है ये समझते हैं। ई ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब क्या कि पहले मुझे क्या निकालना होगा, ई ऑफ एक्स स्क्वायर। वो कैसे निकाला जाता है, सेम ऐसे ही जैसे मैंने ई ऑफ एक्स निकाला। ई ऑफ एक्स कैसे निकाला, समेशन ऑफ पी आई एक्स आई। बस यहाँ पे x का क्या लेना होगा, स्क्वायर। तो जहाँ पे x मैंने मल्टीप्लाई किया 1 इंटू 1/6, तो वहाँ पे 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, ऐसे करके मुझे प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आएगा वो होगा ई ऑफ एक्स स्क्वायर का आंसर। समझ में आया, नहीं समझ में आया फिर से एक बार देखो। जब मैं क्वेश्चंस करता हूँ तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे कर रहा हूँ ई ऑफ एक्स स्क्वायर, बहुत सिंपल है। तो क्या करना है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर, तो जो x है उसका स्क्वायर लो मल्टीप्लाइड बाय इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी करस्पॉन्डिंग, हो गया। देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर लिया, किसका स्क्वायर, रैंडम वेरिएबल का स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर। फिर प्लस 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, प्लस 3, फिर 4 प्लस 5, फिर 6 का स्क्वायर। तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1/6, ऐसे करते 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 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1/6 मैंने एक ही इसमें लिख दिया, ठीक है। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लिख लेना अच्छे से। तो क्या होगा, तो सबका डिनोमिनेटर तो 6 है ही, तो 1/6 बाहर निकाल लेता हूँ। तो अंदर क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और फिर 9, 4 का 16, 5 का 25 और 6 का 36। ये किसका वैल्यू, ये किसका आंसर है, वेरिएंस ऑफ एक्स का नहीं, सिर्फ ई ऑफ एक्स का स्क्वायर, ये पहली वाली टर्म। फिर उसमें से माइनस करेंगे, फिर लास्ट में जो आंसर आएगा वो होगा वेरिएंस ऑफ एक्स, ठीक है। तो क्या होगा, सबकी एडिशन जब आप करोगे तो वो कितना मिलेगा, यहाँ पे 91। तो ये 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 91, आप खुद कर लेना ये कैलकुलेशन, 91, ठीक है। तो ये जो आंसर है वो कितना मिला, 91/6। अब हम आते हैं इस पे, वेरिएंस ऑफ एक्स पे। तो वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आया बेटा, 91/6 आ गया, 91/6 माइनस ई ऑफ एक्स एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी है, एक्सपेक्टेड वैल्यू 3.5, उसका क्या है, स्क्वायर। तो 3.5 मतलब 7/2 आया था, बिल्कुल 7/2, ये तो थी एक्सपेक्टेड वैल्यू, लेकिन उसका क्या लेना है, स्क्वायर। तो 7/2 का स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, तो 49/4। तो इसका जो कैलकुलेशन होगा वो होगा वेरिएंस ऑफ एक्स। तो ये जो मैं कैलकुलेशंस करूँगा वो आ जाएगा कितना, 35 डिवाइडेड बाय 12। कर लेना आपने कैलकुलेशन, उतना तो आपको आ ही जाएगा। तो यहाँ से क्या मिला मुझे, वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल्स टू 35/12। दिस इज वेरिएंस ऑफ एक्स, ठीक है। तो आपको समझ में आया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ई ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स कैसे निकाला जाता है, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। 2 टर्म्स निकालना है, दोनों टर्म्स का क्या निकालना है, सब्ट्रैक्शंस करना है। अब आते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन से। किससे डिनोट करेंगे हम स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा से, ठीक है। तो सिग्मा का क्या फॉर्मूला होगा, तो डायरेक्टली सिर्फ मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। तो नंबर 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस। स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा से हम डिनोट करेंगे। तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या होगा, स्क्वायर रूट लेना होगा, किसका स्क्वायर रूट लेना होगा, तो वेरिएंस ऑफ एक्स का। तो वेरिएंस ऑफ एक्स का स्क्वायर रूट लेना होगा, जो वेरिएंस ऑफ एक्स का स्क्वायर रूट आएगा वो क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। मतलब यहाँ पे वेरिएंस ऑफ एक्स कितना है, 35/12, इसका क्या लेना होगा, स्क्वायर रूट। अब ये क्वेश्चन में थोड़ी अलग वैल्यू आई, लेकिन जब वो क्वेश्चन सिग्मा का होगा, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशंस का होगा, तो उसमें अल्टीमेटली ऐसी वैल्यू आएगी जिसका स्क्वायर रूट आपको पता हो या फिर जल्दी आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। तो 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। कौन से 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, सबसे पहला एक्सपेक्टेड वैल्यू का क्या होता है, समेशन ऑफ PI/XI, ठीक है। PI/XI मतलब सारे के सारे प्रोबेबिलिटी और रैंडम वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन करके जोड़ दो, एडिशंस कर दो, जो आंसर आएगा वो होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये था पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला आपको याद रखना, वेरिएंस ऑफ एक्स। तो वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर।
इसका होल स्क्वायर, ये क्या था वेरिएंस ऑफ एक्स, और तीसरा आपको और याद रखना है कौन सा, स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज सिग्मा, और सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स। इतने अगर आपको याद हो गए, अगर आपको ये लर्न है तो कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ये दोस्तों इसी चैप्टर का अब लास्ट टॉपिक देखते हैं। लास्ट टॉपिक है अब तक हमने क्या देखा था, सारे के सारे जो टर्म्स देखे थे वो रिलेटेड थे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के अलॉन्ग। अब हम देखते हैं कंटिन्यूस रैंडम जो वेरिएबल था हमारा, जिसमें हमने बोला था कि जो इंटीजर वैल्यू है वो नहीं आती है, फिर उसके बाद जो मतलब पूरा इंटरवल आता है उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस क्या होता है, किस प्रकार से हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये अब हम जो पढ़ रहे हैं वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए। अब कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए अब जो x की एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आएगी। इससे पहले क्या होता था, x की वैल्यू आती थी 1 2 3 4, पूरा का पूरा बॉक्स आता था, लेकिन अब वो टेबल नहीं आएगा। अब कैसा आएगा, अब x की वैल्यू देने के लिए ऐसा सिंबल वो यूज करेंगे, लेस देन ग्रेटर देन वाला। इससे क्या पता चलेगा कि x इंटरवल में काम कर रहा है, मतलब वो पूरा इंटरवल, मतलब उसमें फ्रैक्शन भी वैल्यू है, नॉन इंटीजर भी वैल्यू है, पॉइंट वैल्यू जो बताया था मैंने, ऐसा अगर है तो वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होगा। अब सबसे पहले देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस क्या होता है। जैसे हमने देखा था कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में प्रोबेबिलिटी मास फंक्शंस क्या था, तो दो चीज़ें वहाँ पे इंपॉर्टेंट थी। पहले की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होना चाहिए, 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए, नेगेटिव कभी भी नहीं होनी चाहिए। सेकंड क्या थी उसमें चीज़ कि सारी की सारी एडिशंस समेशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी मस्ट बी इक्वल्स टू 1, ये होना चाहिए। तो वही फंडा यहाँ पर भी होता है कि जो प्रोबेबिलिटी, अब यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो यूज़ करने के लिए हम एफ ऑफ एक्स यूज़ करेंगे। देखिए कैपिटल एफ ऑफ एक्स हम कॉम्युलेटिव के लिए यूज़ करते हैं, ये स्मॉल एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ही है, लेकिन किस रैंडम वेरिएबल के लिए, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए। ठीक है, तो ये हमें समझना होगा, कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स जो कि इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। ठीक है, मतलब 0 से हमेशा बड़ी होनी चाहिए। फिर सेकंड कंडीशन क्या थी, इसकी सारी की सारी जो समेशन है वो 1 होनी चाहिए। अब यहाँ पे x की वैल्यू 1 2 3 ऐसे तो नहीं ले सकते हैं, तो यहाँ पे समेशंस करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट वैल्यू है, फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट वैल्यू है, हम काउंट भी नहीं कर सकते। तो किस किस को काउंट करके हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे वो एडिशंस का काम कौन करता है, इंटीग्रेशंस करता है। जैसे कि मैंने बताया था कि वहाँ पे समेशंस काम करेगा किसमें, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में, और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में जो समेशंस का काम है वो कौन करेगा, इंटीग्रेशंस करेगा। तो इंटीग्रेशंस ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज मस्ट बी इक्वल्स टू 1। तो इंटीग्रेशंस का मतलब समेशन यहाँ पे। ठीक है, समेशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे सवाल आता है कि सर ये लोअर लिमिट कौन है और अपर लिमिट कौन है। तो लोअर लिमिट होगा x की लोअर वैल्यू, और जो अपर लिमिट होगा वो होगा x की हायर वैल्यू। जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस में देखो, बाद में हम क्वेश्चंस करेंगे, x की लोअर वैल्यू क्या है 0 और हायर वैल्यू क्या है 1। तो माइनस इन्फिनिटी का काम कौन करेगा, 0, और 1 का काम कौन करेगा, प्लस इन्फिनिटी का काम कौन करेगा, 1 करेगा। ठीक है, तो ये हमें गिवन हो गए, माइनस इन्फिनिटी मतलब लोअर लिमिट, और ये प्लस इन्फिनिटी मतलब हायर लिमिट। इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, इसका इंटीग्रेशन, थोड़े बहुत आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पता होने चाहिए, बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट है, एक्स का, एक्स स्क्वायर का, एक्स क्यूब का, लाइक दैट। तो उसका आंसर 1 होना चाहिए। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चंस कई कबार ऐसा आ जाता है, तो इसमें एक अननोन दे देता है k, और आपको पूछता है कि ये अगर PDF है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, तो k की वैल्यू निकालो, या फिर वो प्रोबेबिलिटी भी पूछता है। तो आइए देखते हैं एक एक क्वेश्चंस कैसे आपको करना है, ताकि ये जो मैंने आपको पढ़ा है ये बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ सके। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे क्या पूछा गया है, फाइंड के इफ द फॉलोइंग इज PDF ऑफ रैंडम वेरिएबल x। इतना पढ़ने के बाद आपको समझ में नहीं आता है कि ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है या डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, तो x की वैल्यू देखो, कहीं पर भी वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो टेबल था वो गिवन नहीं है। तो x की वैल्यू जो है वो इंटरवल के बीच में, लेस देन ग्रेटर देन के बीच में, x की वैल्यू पर्टिकुलर नहीं गिवन है कि 1 2 3 4। अगर वैसा होता तो वो क्या होता,
वो होता हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। लेकिन यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल है, मतलब ये इंटरवल है, ओपन इंटरवल, मतलब ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालना है, x की। और ये क्या चीज़ है, PDF है, मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस है। अगर ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस है तो इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। फर्क क्या है, जो हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में करते थे तो सबकी एडिशन समेशन ऑफ px इक्वल्स टू 1 लेते थे, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन इक्वल्स टू 1 लेना है। बस दोनों में यही फर्क है, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, अगर ये PDF है तो देयरफॉर डायरेक्ट सॉल्यूशंस पे आ रहा हूं मैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी f(x) dx इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। तो f(x) यहाँ पे कौन है, ये वाला पूरा का पूरा। तो माइनस इन्फिनिटी मतलब लोअर लिमिट, तो वो है 0, प्लस इन्फिनिटी मतलब हाइयर लिमिट, वो कितना है 1। f(x) कितना है, तो k x² ब्रैकेट में कौन है 1 माइनस एक्स, फिर dx इक्वल्स टू क्या लेना है 1। यहाँ से किसकी वैल्यू निकलेगी, k की, और वही हमें फाइंड करना है। तो k इज द कांस्टेंट आउट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1, x² से अंदर मल्टीप्लाई करो, x² इंटू 1 x² माइनस x इंटू x² x³ dx इक्वल्स टू 1। इंटीग्रेशन सेपरेट करो, आपको पता ही है, तो डायरेक्टली क्या कर लेता हूँ, x² और x³ का इंटीग्रेशन ले लेता हूँ। तो क्या होगा, x² का इंटीग्रेशन x³ अपॉन 3 माइनस x⁻³ का इंटीग्रेशन 1 से बढ़ता है, वही पावर नीचे आ जाता है। ठीक है, फॉर्मूला पता होना चाहिए, x⁻n का इंटीग्रेशन x⁻n+1 अपॉन n+1। ठीक है, जिनको पता नहीं है, इंटीग्रेशन स्किप कर दिया है, उनके लिए बता रहा हूँ, x⁻n+1 अपॉन n+1। ठीक है, तो ये डेफिनेट इंटीग्रल का है, तो प्लस सी इसमें नहीं आएगा। तो क्या क्या लिमिट है, बाद में लिमिट भी लगाना है 0 to 1, तो लोअर लिमिट 0, हाइयर लिमिट 1 इक्वल्स टू क्या लेना है बेटा, 1 लेना है। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है। तो जब लोअर लिमिट हम 0 रख देंगे तो लोअर लिमिट तो पूरा 0 हो जाएगा, वो रखने का काम ही नहीं है। तो हाइयर लिमिट क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब, 1 रखो, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रखो, तो 1 का क्यूब 1, 1/3 माइनस 1⁻4 कितना 1 अपॉन 4 इक्वल्स टू 1। तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 - 3 1, 1/4 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर मिलेगा मुझे, और नीचे में क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 4 × 3 दैट इज 12। तो k की वैल्यू यहाँ पे कितनी मिलेगी मुझे, k इक्वल्स टू 12 उस साइड जाएगा, तो k इक्वल्स टू 12, और यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। और यही हमें क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, तो बहुत सिंपल है इंटीग्रेशंस वाले क्वेश्चन जो है, बस आपको इंटीग्रेशन निकालना है k के वैल्यू के लिए। थोड़ा बहुत इंटीग्रेशंस का आपको पता होना चाहिए, बहुत हार्ड वाले क्वेश्चंस इसमें नहीं आते। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। f(x) इक्वल्स टू क्या है, 3 × 1 - 2x², और लिमिट क्या है 0 से लेकर 1 तक। ठीक है, यही से पता लग जाता है कि रैंडम वेरिएबल की लिए उन्होंने इंटरवल यूज़ किया है, इसका मतलब वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन है। और यहाँ पे p(x) नहीं है, f(x) है। ठीक है, तो यही से भी पता चलता है कि वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, मतलब हमें इंटीग्रेशंस लगाना होगा, और इक्वल्स टू 0 अदरवाइज। ये बताया था मैंने पहले लेक्चर में, बताया था आपको स्टार्टिंग में ही। और ये फाइंड करना है, क्या है ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x, और x 1/4 से बड़ा होना चाहिए, 1/3 से छोटा होना चाहिए, मतलब हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है। यही अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन होता था शायद, ठीक है, ये नहीं है, ये कंटिन्यूस का है, तो हम क्या करते थे, 1/4 और 1/3 के बीच में जितने भी रैंडम वेरिएबल आते थे उनके बीच में हम प्रोबेबिलिटी देखते थे, सारी की सारी एडिशंस कर देते और आंसर निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा तो नहीं करना है, तो यहाँ पे क्या करना है, 1/4 और 1/3 ये क्या हो गए, उस प्रोबेबिलिटी के लोअर लिमिट और हाइयर लिमिट, उसका इंटीग्रेशन लेके उसको सॉल्व करना है। जो आंसर आएगा वो होगा इसका प्रोबेबिलिटी का आंसर। ठीक है, तो क्या करना है, तो अगर मुझे ये निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल 1/4 और 1/3 के बीच में, तो मुझे क्या लगाना होगा, इंटीग्रेशन, क्या पूछा 1/4, तो यहाँ पे लिखना है 1/4 लोअर लिमिट, हायर लिमिट क्या होगा 1/3, और यहाँ पे होगा f(x) dx। समझ में आई चीज़ें। अगर यहाँ पे ऐसा भी सिंबल होता इक्वल्स टू और एक तरफ नहीं होता फिर भी यही आता, अगर इस साइड इक्वल्स टू होता फिर भी यही आता, दोनों साइड में इक्वल्स टू होता फिर भी यही आता। समझ गए चीज़, इक्वल्स टू हो या ना हो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये इंटीग्रेशंस का मसला है। ठीक है,
तो इंटीग्रेशन का यही एक फ़ायदा होता है कि समेशन बहुत ईजी कर देता है। तो इसीलिए क्या होगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये रखना है, तो उसका इंटीग्रेशन लेके फिर ये तो क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी का छोड़ के इंटीग्रेशंस का हो जाता है। ठीक है, तो क्या करना होगा फिर इंटीग्रेशंस में, हमें इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 टू 1/3 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रख देंगे 3 1 माइनस 2x कवर dx, तो 3 आउट ऑफ इंटीग्रेशन निकालेंगे तो 1 माइनस 2x कवर dx, तो इसका जो आंसर होगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए 3 क्या होगा बेटा, x 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 2 एज इट इज x स्क्वायर का x क्यूब अपॉन 3, तो लिमिट लगाना है, लोअर लिमिट 1/4, हायर लिमिट 1/3, बस आप लिमिट सब्सटीट्यूट कर दो। लोअर लिमिट 1/4 है, 0 नहीं है, इससे पहले क्वेश्चन में 0 था इसीलिए वो हमने नहीं रखा था, लेकिन यहाँ पे तो 1/4 है, तो क्या होगा, आपको पता होगा ये डिफिनेट इंटीग्रेशंस कैसे सॉल्व कर लेते हैं, तो मैं सीधा सीधा वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले क्या कर लेता हूँ, अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, तो क्या होगा 1/3 माइनस 2/3 का फिर x का क्यूब, तो 1/3 का क्यूब, ये होगा क्या लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या होगा 1/4, तो यहाँ पे 1/4 माइनस 2/3 इंटू 1/4 का क्यूब। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है, तो ये 3 इन ब्रैकेट, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिलेगा 1/3 माइनस, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 2/81। ठीक है, इस ब्रैकेट का आंसर माइनस इसका जो आंसर है वो क्या मिलेगा 1/4, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 1/96। आप खुद सॉल्व कर लेना अच्छे से डिटेल में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या फिर एलसीएम अगर मैं 81 लेता हूँ तो उसके बाद क्या मिलेगा मुझे 25 न्यूमरेटर में मिलेगा माइनस, इसका अगर मैं 96 एलसीएम लेता हूँ तो ऊपर मुझे क्या मिलेगा 23 मिलेगा। तो बस ये सब्ट्रैक्शंस करनी है, यहाँ पे 81 यहाँ पे 96। ठीक है, जब मैं या फिर कैलकुलेशंस करूँगा तो डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ मैं, आप खुद कैलकुलेशंस कर लेना। तो ये आ जाएगा 2400 माइनस 1863, और इसका जो एलसीएम है वो लिया है 7776। ठीक है, और सब्ट्रैक्शंस के बाद जो फाइनल आंसर होगा वो होगा हमारा 179 डिवाइडेड बाय 864। ये होगा प्रोबेबिलिटी का आंसर जो पूछा है, ये वाला, दिस इज आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी और मिक्स विथ इंटीग्रेशन है, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो ऐसे सॉल्व किए जाते हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव है तो आप खुद सॉल्व कर सकते हो, उतना तो आपको आता ही होगा। मैंने कैलकुलेशंस वगैरह यहाँ पे सॉल्व नहीं करके दिया है क्योंकि उसमें वक्त चला जाएगा, इसीलिए डायरेक्ट वैल्यू मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया है। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करना है और एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन है। तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, हमें पता है लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 3, तो 0 to 3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू कितना मानना है 1 मानना है, क्योंकि समेशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी मस्ट बी इक्वल्स टू 1 दोनों वेरिएबल में। तो यहाँ पे समेशन का काम इंटीग्रेशन करेगा, तो 0 to 3 एफ ऑफ एक्स मतलब क्या x/6 प्लस k इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 1। तो ये क्या होगा x/6 का डेरिवेटिव कितना आएगा 1/6 आउट ऑफ इंटीग्रेशन x का x² 2 प्लस k का इंटीग्रेशन kx, और यहाँ पे क्या लगेगा लिमिट लगेगा 0 to 3 इक्वल्स टू 1। लोअर लिमिट 0 है, यहाँ पे रखेंगे ये भी 0, यहाँ पे रखेंगे ये भी 0, तो रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो हायर लिमिट रखेंगे हम, तो ये 12 है 1/12, तो ये क्या होगा x² मतलब 3 का स्क्वायर प्लस kx, तो k एज इट इज x को कितना रखना है 3 इक्वल्स टू 1। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 1/12 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3k इक्वल्स टू 1। तो ये 3 से 4 बार 3 से 3 बार, तो 3k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, इसको माइनस भेज देंगे 3/4, तो माइनस 3/4, ये कितना होगा 4 - 3 1/4, ये 3k
तो k की वैल्यू यहाँ से कितने मिलेगी, k इक्वल्स टू 3 नीचे आएगा, 3 4 12। तो आंसर कितना मिला मुझे, 1/12। ठीक है, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के लेक्चर का। क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू के अपॉन रूट एक्स, और ये 0 to 4 ओपन इंटरवल है, और फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल ऑफ एक्स विच इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 1। ये हमें निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। लेकिन जब हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए अननोन तो वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले क्या करना होगा, के की वैल्यू निकालना होगा, उसके बाद प्रोबेबिलिटी निकालना होगा। ठीक है, क्योंकि के जब तक नहीं जाएगा तब तक प्रोबेबिलिटी मैं जब निकालूंगा तो उसमें के रहेगा ही। तो पहले के की वैल्यू कैसे निकालना होता है, तो -∞ to ∞ एफ ऑफ एक्स डी एक्स कितना होता है बेटा, 1 होता है, ये हमें पता है। तो -∞ मतलब ये, और +∞ मतलब 4, तो क्या होगा 0 to 4 एफ ऑफ एक्स मतलब क्या, के अपॉन रूट एक्स, तो के बाहर निकाल दिया, रूट एक्स को क्या लिखा 1/2 पावर, तो उसको ऊपर लेके गए, तो x⁻1/2, ये तो आना ही चाहिए आपको। ठीक है, तो इक्वल्स टू कितना 1, तो k बाहर ही रख दिया, x⁻1/2 का -1/2 का इंटीग्रेशन कितना, x⁻1/2 +1, नीचे भी -1/2 +1, और लिमिट लगा दिया हमने 0 to 4 इक्वल्स टू क्या 1। तो ये k इन ब्रैकेट क्या मिला, देखो क्या भी, -1/2 +1 1/2, 1/2 मतलब x⁻1/2 दैट इज रूट एक्स, लिख सकते उसको, बिल्कुल लिख सकते। और ये भी 1/2 बचा, तो 1/2, तो 2 पलट के ऊपर ही जाएगा, 0 to 4 इक्वल्स टू 1, तो ये 2 पलट के ऊपर ही जाएगा, तो 2k हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा रूट एक्स, और 0 to 4 इक्वल्स टू 1। अब लोअर लिमिट कितना है, 0, जब लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो लोअर लिमिट रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे अपर लिमिट रख देंगे, x की जगह पे 4 का स्क्वायर रूट कितना 2 इक्वल्स टू कितना 1, तो k की वैल्यू 2 to the 4 डिवाइड में आएगा, तो k की वैल्यू कितनी मिली 1/4। लेकिन क्वेश्चन कुछ अलग ही था, क्वेश्चन हमें ये निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x विच इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 1, मतलब लोअर लिमिट गिवन है, x कम से कम कितना होना चाहिए 1, तो 1 से ऊपर ही होना चाहिए। तो 1 से ऊपर कहाँ तक जा सकता है, इन्फिनिटी तक नहीं जा सकता, तो यहाँ पे लिमिट गिवन है, x की वैल्यू 0 और 4 के बीच में ही लेना है, तो लोअर लिमिट उन्होंने दिया है 1, तो हायर लिमिट क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4 ही हो सकता है, 4 के ऊपर नहीं जा सकता। तो ठीक है, तो अगर वो इसका आंसर मुझे निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 1, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x क्या होना चाहिए 1 और 1 से बड़ा, तो कम से कम 1 होना चाहिए, 1 से छोटा नहीं होना चाहिए, तो छोटी वाली वैल्यू यहाँ पे रखो, 1 से बड़ा 2 3 4 है ना, पॉइंट में भी आएंगे। अब ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो जाएगा, 4 5 6 हो सकता है क्या, तो ये अलाउ नहीं करता, ज़्यादा से ज़्यादा 4, तो इसीलिए यहाँ पे 4 इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4 एफ ऑफ एक्स कितना है बेटा, ये k अपॉन रूट एक्स, k की वैल्यू कितनी है 1/4, 1/4 को आउट ऑफ इंटीग्रेशन लिख लेंगे, तो 1/4 यहाँ पे आ जाएगा, और रूट एक्स 1 अपॉन रूट एक्स को ऊपर लेके गए, तो क्या हो जाएगा x⁻⁻½ dx, तो अभी हमने निकाला था इसका इंटीग्रेशन, तो 1/4, फिर x⁻⁻1/2 का इंटीग्रेशन कितना आया था यहाँ पे, x⁻1/2 डिवाइडेड बाय 1/2, और लिमिट 1 to 4, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 पलट के ऊपर ही जाएगा, तो 2/4, और ये क्या हो जाएगा रूट एक्स, पावर 1/2 को हम रूट एक्स लिख सकते हैं, तो एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये 1/2, 4 लिखो, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1, तो क्या हो जाएगा ये 2, ये 1, 2 - 1 1, तो फाइनल जो आंसर है वो कितना आएगा 1/2, तो 1/2 मतलब 0.5, और यही हमें क्वेश्चंस में फाइंड करना था। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बहुत ही सिस्टमेटिक वे से, बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने पढ़ाने की कोशिश की है। मैं अपने तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपकी कंप्लीट थ्योरी भी आपको समझ में आ सके और उसके क्वेश्चन जो है वो भी आपको समझ में आ सके। ठीक है।